Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 28th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 28 मई 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्लोवेनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी लेट हो चुका है और इस बारे में मैंने टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर दिया है। मुझे सुबह सुबह काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाती हैं कभी कभी, ठीक है, ये इंटरनेट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो इश्यूज़ आज वापस से देखने को मिले, तो उसी की वजह से आज वीडियो लेट हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कल से मैं यहाँ पे टाइमली इसको अपलोड कर पाऊँगा। देखो पहले आर्टिकल में कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है, जो हमारे इंडियन टॉप कोविड-19 एडवाइज़र हैं जिनका नाम है डॉक्टर वीके पॉल, इन्होंने ये बोला है कि आज के टाइम पर जो हमने वैक्सीन का शॉर्टफॉल देखा है उसके लिए स्टेट्स खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। और उसी के साथ एक डेटा ये भी बताता है, जो सेंटर है, सेंटर ये बोलता है कि हमने स्टेट्स को यानी राज्यों को लगभग 22 करोड़ से ऊपर वैक्सीन के डोजेस सप्लाई करे थे, जिसमें से कंज्यूम कितने करे गए हैं, 20 करोड़ के आसपास का। तो मतलब इसके जो बीच का गैप है वैक्सीन और उस जो गैप है वहाँ पर वैक्सीन का वेस्टेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है वैक्सीन की शॉर्टफॉल के लिए। तो यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। नव आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर आप देख पाओगे। क्या हुआ है, सरकार यहाँ पर ये बोल रही है ट्विटर आज के टाइम पर इंडिया को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से, ठीक है। एक तरीके से जो लॉज वगैरह हैं इंडिया के वो अपना नहीं रहा है, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी दिखा रहा है। तो उस तरह की चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये वाला आर्टिकल आज के एडिटोरियल सेक्शन पर भी है, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ IT रूल्स भी बताऊँगा, ये IT रूल्स क्या हैं, अच्छे से हम लोग चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो एडिटोरियल पर हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बात करी गई है इंडिया का, आप कह सकते हो सबसे बड़ा इंडिया में आपने कल देखा होगा 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, वो कौन सी है, मेहुल चौकसी की। मेहुल चौकसी जो कि एक बैंक फ्रॉडर हैं, काफ़ी तगड़ा फ्रॉड किया था, पैसे लेके भागे। अब यहाँ पे क्या है कि देखो मेहुल चौकसी को अरेस्ट कर लिया गया है, कहाँ पर, डोमिनिका के अंदर। अब प्लीज़ यार डोमिनिका को जाकर एक बार मैप में देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे मैप यूज़ नहीं कर पाया, चाह तो रहा था लेकिन यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, ठीक है। इसको मैप में देख लेना, अदरवाइज़ मैं कल दिखा दूंगा। नाउ डोमिनिका के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने बैंक के साथ बहुत कुछ फ्रॉड किया इंडिया में और उसके बाद भाग गए। अब जो है क्यों अरेस्ट किया गया है, मतलब किस पर्पज़ से अरेस्ट किया गया है, क्यों अरेस्ट किया गया, मैंने आपको बता दिया, फ्रॉड करके भागे हैं। लेकिन कैसे, एक इंटरपोल येलो नोटिस जारी किया गया। अब यहाँ पे ये जो इंटरपोल येलो नोटिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं ये इंटरपोल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में, GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरपोल के अंदर बहुत सारे नोटिस आते हैं, जैसे कि हमने देखा ये जो यहाँ पर नाम लिया गया है वो है येलो नोटिस का। अब इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लगभग 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं, सभी कंट्रीज़ मेंबर हैं इसकी, सभी लोग आपस में कोऑपरेट करके काम करते हैं, ठीक है। एक तरीके से हम लोग क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह भी सारी कंट्रीज़ जो है शेयर करती रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप कह सकते हो इसका हेडक्वार्टर वो है फ्रांस के अंदर एक जगह है लियोन, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और जो नोटिस हैं ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम करती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया को कितनी बड़ी हेल्प मिल रही है। अब गिरफ्तार कर लिया गया है डोमिनिका के अंदर, अब इस बंदे को लेकर आया जाएगा इंडिया में, जल्दी ही लेकर आने वाले हैं, तो उसके बारे में बताया गया। नाउ अब आप कहोगे चलो हमने इंटरपोल के बारे में पढ़ लिया, नाउ येलो नोटिस क्या था ये, ठीक है। येलो नोटिस के बारे में पढ़ते हैं चलो। नाउ यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखो हमने अभी देखा येलो नोटिस के अगेंस्ट में अरेस्ट करा। येलो नोटिस का मतलब है मिसिंग पर्सन। जो मिसिंग पर्सन है उसके लिए येलो नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है, इंटरपोल के अंडर में। तो ये बहुत सारे नोटिस आते हैं इंटरपोल में, जैसे कि रेड नोटिस आता है वांटेड पर्सन के लिए, ब्लू नोटिस आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ब्लैक नोटिस आता है अनआइडेंटिफाइड पर्सन के लिए, ठीक है, बॉडीज़ के लिए। उसके बाद ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, इस तरीके के नोटिस होते हैं इंटरपोल के अंदर। तो इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमने कवर कर लिया हमारे जीएस पेपर 2 से, ये इसका आप रिलेट कर सकते हो ना। उसके बाद आप एक और कंट्री जाकर देखना मैप में, देखो डोमिनिका को देखना ही देखना, उसके बाद एंटीगुआ को भी देखना, क्योंकि मेहुल चौकसी ने क्या करा था, एंटीगुआ की सिटीजनशिप वगैरह भी ले ली थी। ओके, सिंपल हो गया ना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो आज के दिन जीएसटी की मीटिंग होने वाली है। काफ़ी दिनों से हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि 28 मई को जीएसटी की मीटिंग होगी। आज मीटिंग होगी तो हम लोग बात करेंगे क्या क्या हुआ है मीटिंग के अंदर। कल उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलेगी। बहुत सारे ओपोजिशन स्टेट्स हैं, हो सकता है कि वो अपनी मांग रखें एक तरीके से कि जो कोविड-19 इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर जीएसटी ना लगाई जाए। तो ये सब हो सकता है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जब मीटिंग होगी बाद में जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 पर। तो आप यहाँ पर एक आर्टिकल देख पाओगे, बात करी गई है जो ममता बनर्जी हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों ने मिलकर डिस्कस किया है कि साइक्लोन यास की वजह से कितना डैमेज हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो ये डैमेज है उसको हम लोग किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत हो रही है। आपको मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल की साइड, ओडिशा की साइड एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन यास। ओके, अब ये जो यास है ये नाम किसने दिया था, ये यास नीचे ज़रा कमेंट सेक्शन बताओ कौन सी कंट्री ने ये साइक्लोन यास का नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे काफ़ी डैमेज हुआ, एक तरह से बताया जा रहा है 15,000 करोड़ रुपए का डैमेज हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये दीदी ने अपनी तरफ से बोला है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या होगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, क्या पढ़े हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम पढ़ सकते हैं। साइक्लोन के बारे में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर भी आज एडिटोरियल आया है तो उसके बारे में वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साइक्लोन के बारे में हम लोग एडिटोरियल में देखने वाले हैं। देखो आज थोड़े से डबलिंग वाले आर्टिकल हैं, आईटी रूल्स, ठीक है, 2021 को डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पर। उसके बाद साइक्लोन के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल पर। ओके, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी नहीं है। लक्षद्वीप के बारे में बात करी गई है। जो लक्षद्वीप के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं किसी ऑपोजिशन पार्टीज़ की या फिर इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लक्षद्वीप के अंदर जो आज के टाइम पर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। सेव लक्षद्वीप करके एक कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, बेसिकली उनको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कह सकते। देखो लक्षद्वीप के अंदर कौन रूल करता है, वो है एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए वो एक आईएएस या फिर आईपीएस पर्सन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक बीजेपी लीडर है, ठीक है। अब चलो ये बात अलग हो गई, लेकिन वहाँ पर सही से काम भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एक तरीके से डेवलपमेंट वगैरह की काम करी जा रही है, जहाँ से बात करी जा रही है, जहाँ से क्या होगा कि लोगों को हटाया जाएगा उनके घरों से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आएंगी लक्षद्वीप के अंदर, तो अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर भी एक एडिटोरियल है, डिस्कस करेंगे एक आंसर राइटिंग फॉर्म में, ठीक है। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक छोटे सा ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है। हालांकि इस आर्टिकल को मैं 2 दिन पहले डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में भी समझा चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं यहाँ पर, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। तो ये कॉमर्स सेक्रेटरी होने वाले हैं आज के टाइम के, तो इनके बारे में ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। मोदी गवर्नमेंट ने इनका नाम लिया है आगे। अब यहाँ पर एक तरीके से अभी के टाइम पर ये एक IAS ऑफिसर है 1987 के बैच के, काफ़ी एक्सपीरियंस है इन्हें, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से भी काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इनको एक तरीके से कॉमर्स सेक्रेटरी बनाया जाएगा, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कौन बनने वाले हैं कॉमर्स सेक्रेटरी, वो हैं BVR सुब्रमण्यम। उसी के साथ जो आप कह सकते हो गवर्नमेंट है उसने 1 साल बढ़ा दिया है किसका, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। और जो हमारे आप कह सकते हो चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, इनके लिए इनका टेन्योर कितना होता है, 2 साल का होता है, लेकिन अब इनका टेन्योर बढ़ाकर 1 साल और बढ़ा दिया गया है इसके अंदर। तो इसी के बारे में यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, फिलहाल आपको नाम याद रखना है, ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक तरीके से बोल रहा है, कॉशन कर रहा है गवर्नमेंट को प्राइवेसी के ऊपर। अब देखो ये मैंने क्या बताया, ये जो आर्टिकल आज के टाइम पर आप देख पाओगे ना, हो क्या रहा है, ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है, व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है आईटी रूल्स लेकर आई है, आईटी रूल्स 2021। अब ये पूरा आर्टिकल मैंने जैसा बताया एडिटोरियल पर आया है, तो हम वहाँ पर ये कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। अब ये 3 जगह पर अभी हम पहले पेज पर भी डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ भी डिस्कस करेंगे, फिर एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम एक्जैक्टली वहीं पर ही डिस्कस करेंगे सारे आर्टिकल, ठीक है। बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। आईटी रूल्स 2021 के बारे में बात हो रही है, मैं आपको बताऊंगा वो रूल्स क्या हैं और आज के टाइम पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं।
ओके, देखो पाओगे नेक्स्ट आर्टिकल आगे एनआईटी रूल्स के बारे में है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है और काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं हम, पिछले 2 दिन में हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है उसके बारे में। नाउ अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है ये होने वाली है 1 जून को। अब यहाँ पे जो जयशंकर साहब है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, या फिर चाइना के लीडर हो गए वांग यी, ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और कोशिश ये रहेगी कि जो पेटेंट वेवर है उसके ऊपर काम किया जाए, यानी कि जो वैक्सीन है, एक तरीके से वैक्सीन जिसने बनाई है, जो जो कंट्री जैसे कि यूएस है, यूएस ने कोई वैक्सीन बनाई है, उसके टाइम पर आज उसके पास पेटेंट राइट होंगे कि उस वैक्सीन को कोई और कंट्री नहीं बना सकता। ठीक है, अगर कोई बनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है यूएसए के पास उसके पेटेंट राइट्स हैं। नाउ अब यहाँ पर डिस्कशन ये हो रहा है कि यूएस जो है उन वैक्सीन के ऊपर से उन पेटेंट राइट्स के ऊपर रिलैक्सेशन दे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर टेम्प्रेरी रिलैक्सेशन दे, ताकि सारी कंट्रीज जो हैं इन वैक्सीन को डेवलप कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि वैक्सीन का शॉर्टेज भी ना हो, सभी कंट्रीज़ के अंदर वैक्सीन अवेलेबल भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड करवा कर जो है इस कोविड को ख़त्म करें। ओके, ये सिस्टम है, ये सब कुछ डिस्कशन होने वाला है 1 जून को इस मीटिंग में। देखो ये पहले से एक एस्टिमेशन लगाया गया है, अब क्या डिस्कशन होगा वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा ना। मीटिंग में जो डिस्कशन होगा उसके बाद ही हम लोग को यहाँ पे कुछ मालूम चलने वाला है। एक चीज़ और बोली गई है यहाँ पर, देखो इंडिया और चाइना मिलकर यहाँ पर अपने बायलैटरल इश्यूज़ नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि जो ये ब्रिक्स की मीटिंग है ना, ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आर लगाने भूल गए, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगा ये ब्रिक्स है क्या, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला इंडिया चाइना अपने बायलैटरल इश्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और भी कंट्रीज़ रहने वाली हैं। इंडिया और चाइना के बीच में बहुत इशू चल रहे हैं, आपको मालूम होगा एलएसी को लेकर, जो अक्साई चीन वाला एरिया है वहाँ पर, उसको लेकर, तो उस चीज़ का डिस्कशन नहीं होगा। फिलहाल सिर्फ वैक्सीन के लेकर बातचीत होने वाली है। नाउ अब इंपॉर्टेंट क्या है, वो है ब्रिक्स। ठीक है, अब ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 जब आप सिलेबस देखोगे यूपीएससी का, तो उसमें आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, रीजनल ग्रुपिंग्स, ये सारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है। ओके, और देखो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं यूपीएससी का सिलेबस दे दो, यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दो। तो मैं सिलेबस के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, वो बहुत कम लोगों ने देखी होगी। चैनल स्टार्ट किया था शुरुआत में बनाई थी, तो आप लोग सर्च करना यूपीएससी कंप्लीट सिलेबस, यूट्यूब पे सर्च करना बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंप्लीट सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाया है, एक एक पॉइंट की क्या क्या आता है सिलेबस के अंदर, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसका पीडीएफ मैंने अपलोड किया था टेलीग्राम पर, तो आप पहले डेट देखना वो वीडियो कब अपलोड हुआ था, उसके हिसाब से आप टेलीग्राम पर जाना, तब आपको शायद वो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाए। अदरवाइज़ मैं दोबारा से कोशिश करूँगा वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाने की। ओके, नाउ टॉपिक पर आते हैं। तो ये ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स बेसिकली एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, बी से ब्राज़ील है, आर से रशिया, आई से इंडिया, चाइना, और आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, एक तरीके से इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सारी कंट्रीज़ के नाम है। तो बी ब्राज़ील जो है इसका आगे वाला बी हो गया, आर जो है इसका आगे वाला आर हो गया, तो इसको हम लोग एक्रोनिम बोलते हैं। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इसको कोई भूलेगा नहीं। ठीक है, इसके नाम से आप पहचान जाओगे। तो यहाँ पे जो है हर साल हम लोग इसकी समिट वगैरह देखते ही रहते हैं। नाउ अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो देखो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, ये जितनी भी कंट्रीज़ आपस में मिलकर कोऑपरेट करके काम करती हैं। मेन आज के टाइम पर इन कंट्रीज़ के बीच में जो फीचर्स है वो क्या क्या है, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ की, तो ये अकेले दुनिया भर की 40% की पॉपुलेशन को रखती हैं। इन 5 कंट्रीज़ के अंदर दुनिया भर की 40% पॉपुलेशन है, और जो जीडीपी है उसका 30% जीडीपी इन्हीं कंट्री से यहाँ पर बिलोंग करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे टाइमलाइन की अगर हम बात करें, तो जो ब्रिक्स की पहली समिट हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ब्रिक की हुई थी बेसिकली, यहाँ पर साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन हुआ था। नाउ जो ब्रिक का पहला समिट हुआ था वो साल 2009 में हुआ था रशिया के अंदर। उसके बाद साउथ अफ्रीका को 2010 में इनवाइट किया गया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका भी इसके बाद जुड़ गया। तो आपको ध्यान रखना है, पहले ये ब्रिक हुआ करता था, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तो जाकर ये ब्रिक्स हुआ है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी कंट्रीज आपस में मिलकर अपने रिलेशंस को और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर सकें, और ज़्यादा गहरे कर सकें, और ज़्यादा कोऑपरेटिव वे में काम कर सकें। तो यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ऐसा हम लोग को नज़र आता नहीं है, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स काफ़ी हद तक रहते ही रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ मिलकर कोशिश ये करती हैं कि सारी कंट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो आपस में बढ़ती रहे, एक दूसरे की हेल्प करें और ग्रोथ के ऊपर काम करें। ये कंप्लीट है ब्रिक्स का टॉपिक। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।
नाउ आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आप देख पाओगे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करी गई जो फाइज़र वैक्सीन है उसकी सप्लाई जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया है। वही हमारे जो हैं टॉप एडवाइज़र वीके पॉल, इन्होंने ही यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है। तो जल्दी अवेलेबल हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर है, हम लोग ज़्यादा जल्दी जो है कोविड से लड़ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपको मालूम है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये गए थे यूएस। ठीक है, यूएस जाकर इन्होंने डिस्कशन किया कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर या क्वाड की ग्रुपिंग्स को लेकर, तो उसी के बारे में बात करी गई है। डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो दोनों कंट्रीज़ है ये आपस में मिलकर यूनाइट कर आगे चलकर और भी बहुत सारे चैलेंजेस से लड़ सकती हैं। और आज के टाइम पर जो इंडिया यूएस के रिलेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे इतना सब कुछ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या डिस्कशन किया गया है, इसको छोड़ दो। इसमें बात करी गई कोविड-19 की वैक्सीन को हम लोग किस तरीके से प्रोक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, बहुत सारे हमारे रिलेशंस के बारे में बात करी गई है जो इन्होंने जाकर बात करी है। क्वाड की बात करी गई है। ठीक है, क्वाड में किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियो भी हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। नाउ ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के अंदर कोविड के केसेस के बारे में बात करी गई है। तो पिछले 24 घंटे के अंदर 1.81 लाख के आसपास के केसेस देखने को मिले हैं, 3,500 के आसपास की यहाँ पर डेथ हुई हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर आप देख पाओगे, काफ़ी शानदार आर्टिकल है। जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि अब जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कहाँ पर? चाइना के अंदर। देख पाओगे चाइना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आ रहा है। क्यों? चाइना के अंदर वुहान इंस्टीट्यूट, आप कह सकते हो जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्यों? बोला यह जा रहा है कि जो वुहान इंस्टीट्यूट है वहीं से ये वायरस निकल कर आया है। ठीक है, और उसमें अभी हमने हाल ही में देखा था एक आर्टिकल, हम लोग को ये देखने को मिला था कि वुहान इंस्टीट्यूट में नवंबर की बात है, पिछले नवंबर 2019 की बात है, वहाँ पर 2 व्यक्ति पहले से बीमार हुए थे। फिर उसके बाद कोविड-19 दिसंबर में आया था। तो ये चाइना को पहले से ही पता था कोविड के बारे में, चाइना ने बताया नहीं है। तो उसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था चाइना को। इनफैक्ट जो वायरस है उसको वुहान वायरस भी बोला था। ठीक है, चाइनीज़ वायरस बोलते थे ना। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडन ने बोला है कि जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। ठीक है, छानबीन करी जाएगी कि वायरस के ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है, पता लगाया जाएगा अच्छे से। ऐसा यहाँ पे बाइडन बार बार कह रहे हैं। अब इसी चीज़ को चाइना अपोज कर रहा है। चाइना कह रहा है देखो चाइना पूरी तरह से अपोज क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना पहले ही कह चुका है हम रिसर्च काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, हमारी स्टडी टीम पूरी तरह से रिपोर्ट कर चुकी है कि वायरस का यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। उसी के साथ साथ जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी तो वुहान पे विजिट पर गया था, उसने तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया। ठीक है, उसने भी यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी हम लोग को बताई नहीं है। ठीक है, उसने भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन करी है। आप बार बार जो है चाइना को बोल रहे हो, तो इस तरीके का चाइना का स्टेटमेंट है। चाइना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इन सारी बातों को सुन सुनकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करी जा रही है, देखो यूएस चाइना एंगेजमेंट के बारे में। जो यूएस और चाइना के बीच में एंगेजमेंट था अभी तक जो चल भी रहा है, वो एक तरीके से उसको एंड करना चाहिए, ऐसा यूएस के ऑफिशियल हैं कर्ट कैम्पबेल, इनका कहना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, दो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज़ हैं। नाउ इनको अब यहाँ पर अलग अलग कोई काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। न्यू स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स रखने चाहिए, जो यूएस की पॉलिसी है वो अलग से यहाँ पर काम करने वाली है। और साथ ही साथ हम लोग अगर बात करें तो यूएस चाइना के अगेंस्ट भी है आज के टाइम पर, आप लोग देख पाओगे। ठीक है, और उसी के साथ एक ग्रुप भी है हमारा पूरा 4 कंट्री का, आपको मालूम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड ग्रुप, जो कि पूरा चाइना के अगेंस्ट है। इसके अंदर यूएसए भी है। कौन कौन सी कंट्रीज है इसके अंदर? इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करी गई है। आप देख पाओगे जो क्वाड है, क्वाड ग्रुपिंग है, वो भी चाइना को पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करता है, चाइना के अगेंस्ट है। तो इस तरीके से बोला गया है जो एंगेजमेंट है अब यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अलग अलग होकर काम करना है, इंटरडिपेंडेंट जो भी हैं कंट्रीज़ के ऊपर वो ख़त्म करना है इन दोनों ही कंट्रीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गाज़ा अटैक के बारे में बात करी गई। आपको मालूम होगा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था। 11 दिन की ये वॉर चली है, तो उसके बारे में बात करा गया। जो इसराइल्स के रिसेंटली आप कह सकते हो डेडली एयर स्ट्राइक थे गाज़ा के ऊपर, तो यूएन की जो राइट चीफ हैं इनका ये कहना है कि ये एक वॉर क्राइम की तरह है। मतलब वॉर क्राइम क्या है? बेसिकली वॉर क्राइम अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि जो ट्रीटी लॉज हो गए या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल क्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो ये सारी जो वॉर क्राइम है ना, एक एक्ट होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है एक सीरियस वायलेशन ऑफ द लॉज। ये बताता है कि हाँ वॉर के अगेंस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी वायलेशन हुआ है उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा यही बोला गया है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और हमने ये देखा, काफ़ी बार हमने पढ़ा भी है क्या
इसराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आप देख पाओगे इसराइल का मैप है, यहाँ पे आपको ऊपर वेस्ट बैंक वाला रीजन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको गाज़ा पट्टी देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे फिलिस्तीन कहाँ पर है, तो ये जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है यहाँ पर पैलेस्टीनियंस ही रहते हैं और गाज़ा पट्टी वाले रीजन में भी पैलेस्टीनियंस ही रहते हैं। ओके, तो इन्हीं के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ। एक तरीके से जो गाज़ा है यहाँ पर हमास का कंट्रोल रहता है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इसको रिकग्नाइज़ करती हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो इसराइल है उसका एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था गाज़ा पट्टी के साथ। हमास ने यहाँ से बहुत सारे रॉकेट दाग दिए थे इसराइल के ऊपर, और इसराइल ने भी यहाँ पे बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स कर दी थी गाज़ा के ऊपर। बहुत सारे लोगों की जान गई, 11 दिन तक ये वॉर चली। तो ये आपको मालूम होगा, काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उसी वॉर के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करी गई है। नौ उसके बाद यहाँ पे आज जो है इकोनॉमी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं हम लोग एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। नाउ देखो, पहले एडिटोरियल में बात करी गई है सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुका हूँ, चलो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे इसका इमेज मैंने शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। ये मैंने कुछ लक्षद्वीप वगैरह के नोट्स वगैरह भी शेयर कर रखे हैं, ठीक है। कल का हमारा एक एडिटोरियल रह गया था, देखते हैं आज डिस्कस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लेट हो चुका है, 8 बज चुके हैं ऑलरेडी, अभी तक हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। नाउ सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट के सामने आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। बीच में ये जो रास्ता है ये 3 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। और इसी रास्ते में जो है डेवलपमेंट करने की बात करी गई थी कि बहुत सारी डेवलपमेंट होगा, जैसे कि नया पार्लियामेंट बनेगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक नया पार्लियामेंट है। नया पार्लियामेंट के साथ साथ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट्स बनाए जा रहे हैं, नया रेसिडेंस बनाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर का, वाइस प्रेसिडेंट का, नई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बिल्डिंग बनाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे पूरी लेबलिंग करी गई है। जो नया पार्लियामेंट है वो हमारे पुराना पार्लियामेंट के बराबर में ही बन रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट है। जो कॉस्ट है इसमें ये बताया गया है 20,000 करोड़ के आसपास की लगेगी, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बढ़ेगा ही डेफिनेटली, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट है, आपको ध्यान रखना है, तो उसी के बारे में बातचीत करी गई है। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, उससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, वो क्या है, देखो सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो बहुत सारी जगह पर अपोज भी किया गया है कि सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। अभी कोविड-19 है, पहले कोविड-19 से लड़ लो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लेना। अभी से ही हमने पैसा लगाना चालू कर दिया है प्रोजेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बन रही हो, मैंने आपको बता दिया। ट्रायंगुलर शेप में एक पार्लियामेंट बनना है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, जो कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच का जो रास्ता है वो 3 किलोमीटर का, जिसको हम लोग राजपथ बोलते हैं, वहीं पर बहुत सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। नाउ सेंट्रल वीस्टा के बारे में मैंने आपको बताया। उसी के साथ देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन है हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1911 की बात है, जो किंग जॉर्ज 5 हैं, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था दिल्ली दरबार में, ठीक है। और उसके बाद जो कैपिटल है वो इंडिया की, जो पहले कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता से शिफ्ट कर इंडिया की कैपिटल दिल्ली करी गई। उसके बाद जो दिल्ली दरबार है, आप कह सकते हो कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, ठीक है। एक तरीके से इन्होंने 2 लोगों को बुलाया, जिनका नाम, एक का नाम था एडविन लुटेंस, नाम याद रखना, एडविन लुटेंस, ठीक है, और दूसरा है हर्बर्ट बेकर। तो इन दोनों ने मिलकर काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्ट किया है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली साउथ अफ्रीका के दोनों आर्किटेक्ट हैं। यहाँ पे जो हर्बर्ट बेकर हैं ये भी आर्किटेक्ट हैं, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारी आज के टाइम पर पार्लियामेंट हाउस वाली बिल्डिंग है, नई वाली की बात नहीं कर रहा, नई वाली जो कि बन रही है अभी, वो उसकी बात नहीं चल रही है, जो अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस है उसको डिज़ाइन किया था दोनों ने मिलकर, ल्यूटेंस ने और बेकर ने मिलकर डिज़ाइन किया था। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था एडविन ल्यूटेंस ने, और जो सेक्रेटेरिएट हैं जो कि नॉर्थ साउथ ब्लॉक हैं वो डिज़ाइन करे गए थे हर्बर्ट बेकर के द्वारा। तो इन्होंने मिलकर पूरी तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था। नाउ उसी स्ट्रक्चर को वापस से रीडेवलप किया जा रहा है आज के टाइम पर। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आता है, यहाँ पर साइक्लोन्स के बारे में बात करी गई है। जो साइक्लोन्स है वो इनएविटेबल होते हैं, देखो हम इसको पहली बात तो रोक नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, और हम कर क्या सकते हैं, हम लोग एक फिस्कल रिहैबिलिटेशन ला सकते हैं, यानी कि हम लोग पैसा लगाकर रिकवरी कर सकते हैं। जहाँ पर बर्बादी हुई है वहाँ पर रिकवरी की जा सकती है, बस साइक्लोन को हम रोक नहीं सकते हैं, और कैसे नहीं रोक सकते, बिल्कुल नेचर है भाई वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा एक ही महीने में 2 साइक्लोन हिट हुए। एक हमने अभी हाल ही में देखा था, ताउते साइक्लोन आया। उसके बाद एक साइक्लोन हमने देखा यास। ओके, अब जो ताउते नाम है साइक्लोन का, ये म्यांमार ने दिया था, जिसका नाम होता है गेको, ठीक है। गेको का मतलब छिपकली, कहीं ना कहीं छिपकली से रिलेट किया गया है ताउते को। उसके बाद जो यास नाम है ये ओमान ने दिया था। ओमान एक तरीके से यहाँ पर रिलेट करता है इसको फ्रेगनेंस के साथ, ठीक है, यानी कि ट्री फ्रेगनेंस एक तरीके से खुशबू से रिलेट करता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं साइक्लोन्स के बारे में। नाउ ध्यान रखना, ये जो साइक्लोन्स हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं।
अब क्वेश्चन ये है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप के बीच में इक्वेटर जा रहा है। इक्वेटर के ऊपर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि आप कह सकते हो मैप हमारे इंडिया का मैप के बीच में से जाएगा। नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। हालांकि इनको अलग अलग नामों से जाना जाया जाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर ये साइक्लोन आते हैं तो इसको साइक्लोन ही बोला जाता है, और वही साइक्लोन अगर साउथ अमेरिका की साइड आएगा तो उसको हरिकेन बोला जाता है, और वही साइक्लोन अगर आप कह सकते हो कि जापान और चाइना की साइड आएगा तो उसको टाइफून बोला जाता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की साइड आएगा तो उसको विली विलीज बोला जाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो साइक्लोन है ना, इनको अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक तरीके से कैटेगराइज का मतलब क्या है, कितना डेंजर है कितना डेंजर नहीं है। एक तरीके से जो अभी हमने बात करा साइक्लोन ताउते की और जो साइक्लोन यास की, तो ये दोनों ही वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म रह चुके हैं। वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म वो होते हैं जिनकी जो विंड स्पीड होती है वो 118 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ठीक है, अगर कोई भी साइक्लोन है, अगर उसकी विंड स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है अपने नेचर में। अगर विंड स्पीड कम है तो वो कम खतरनाक है। तो यहाँ पर ये जनरल सी बात है। ओके, नाउ अब हम कुछ और बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, कैसे साइक्लोन फॉर्म होता है। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, तो देखो साइक्लोन फॉर्म होने के लिए हमें कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। 27 डिग्री टेम्परेचर पहुँचेगा तो ओशन लेवल जो है हमारा, ठीक है, ओशन लेवल वो गर्म होने लगेगा। ठीक है, पानी गर्म होगा ओशन का, तो फिर वहाँ से इवेपोरेशन होगा। ठीक है, भाप निकलेगा, और भाप जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आपको मालूम है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ठंडक बढ़ती रहती है। तो ऊपर गए तो ठंडक बढ़ गई। ठीक है, कूल बढ़ रहा है तो कूलिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वापस से आप कह सकते हो जो गैस निकली है वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए जो ये प्रोसेस है वो उस समय लेटेंट हीट छोड़ती है। लेटेंट हीट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद जो आप कह सकते हो ये ओशन के अंदर लो प्रेशर बनने लगता है इस तरीके से, और फिर ये गोल गोल घूमते घूमते यहाँ पर हवा चलने लगती है, और फिर उसके बाद ये प्रोसीजर ये कंटिन्यू होता ही रहता है। इवेपोरेशन हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, हीट छोड़ रहा है, और ये जैसे जैसे जितनी देर तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, और फिर आप देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसी के बाद यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा साइक्लोन किस तरीके से फॉर्म होता है। नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट एडिटोरियल। यहाँ पे बात करी गई है इनकॉर्पोरेटिंग लिमिट्स के बारे में। बेसिकली क्या है ये, देखो हेट स्पीच के बारे में बात करी गई है। बोला ये जा रहा है जो हेट स्पीच के प्रोविजंस हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हेट स्पीच की प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। तो हेट स्पीच की आज के टाइम पर क्या है डेफिनेशन, चलो उसको हम लोग कवर करते हैं। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक इसका डिफाइनिंग हेट स्पीच, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, यहाँ पे टॉपिक इसको आप रिलेट कर सकते हो। खबर में क्यों है, खबर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच की हमारे इंडियन पीनल कोड में। कोशिश ये करी जा रही है हम लोग अच्छी तरीके से इस पूरे हेट स्पीच को डिफाइन कर सकें, तो उसके बारे में बात करी गई है। नाउ हेट स्पीच बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें इन जनरल, तो ये जो वर्ड है ना एक तरीके से हेट्रेड को क्रिएट करता है। ठीक है, हेट्रेड नफरत जगाता है। नफरत कैसे जगाता है, आप कह सकते हो आप अपनी नफरत दिखा रहे हो किसी रिलीजन के खिलाफ, किसी रेस के खिलाफ। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट स्पीच, कुछ उल्टा सीधा अपशब्द बोल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसने हाल ही में पब्लिश किया था एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और यहाँ पर ये बताया, देखो इन्होंने हेट स्पीच को डिफाइन किया है एक लैंग्वेज जो कि गाली वाली हो, ठीक है, एब्यूजिव लैंग्वेज हो, थ्रेटेंस हो, ठीक है, थ्रेटन करना हो, इंसल्ट करना हो उसको, मतलब हर कोई अलग अलग बंदा अलग अलग चीज़ों को आप कह सकते हो हेट स्पीच को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है हेट स्पीच की। फिर उसके बाद जो 267th रिपोर्ट थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उसने हेट स्पीच को अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसने हेट्रेड बताया, इसने ये बोला कि देखो ये जो हेट्रेड है नफरत है अगेंस्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर को लेकर हेट दिखाना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर हेट दिखाना, रिलीजन को लेकर हेट दिखाना। तो हेट स्पीच को हर कोई अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है, तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए आज के टाइम पर, प्रॉपर डेफिनेशन जो कि हेट स्पीच को डिफाइन करे, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। मेजर रीजंस क्या होते हैं देखो हेट स्पीच के, क्यों इंसान यहाँ पर ये हेट्रेड दिखाता है। सबसे पहले तो भाई देखो उसकी स्टीरियोटाइप, जो उसकी रूढ़िवादी सोच है ना, छोटी सोच है, उसकी वजह से वो किसी क्लास या फिर किसी रिलीजन के खिलाफ वो हेट दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला रीज़न यहाँ पर ये बताया गया है। दूसरा रीज़न ये है उसका ज़िद्दीपना, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी के प्रति, यानी जो उसकी आइडियोलॉजी उसने सेट कर रखा है। भाई देखो कोई कोई होता ही है, किसी किसी का दिमाग सेट होता ही है ऐसी बात पे। ठीक है, अब यहाँ पर देख पाओगे मैं वीडियो सुबह सुबह अपलोड करता हूँ तो हो जाता है यार डिसलाइक जो है
डेली आने आना है, ठीक है। अब विश्वास नहीं करोगे, जो द हिंदू न्यूज़पेपर का ये वाला वीडियो है ना, इसको रिकॉर्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको प्रिपेयर करने में। सुबह मैं 3 बजे उठता हूँ डेली बेसिस पर, 3 बजे उठ रहा हूँ, तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 इतना टाइम लग जाता है मुझे इसको प्रिपेयर करने में। अच्छे से पढ़ने के बाद जो है मैं कोशिश करता हूँ हर एक आर्टिकल में से, देखो यूपीएससी का सिलेबस लेके बैठना, फिर उसके बाद वहाँ पे सिलेबस को देखना कि इसमें से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, हर टॉपिक को रिसर्च करना, फिर उसको पढ़ना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर को हाईलाइट करना, फिर हर एक पॉइंट को आप कह सकते हो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पिन आउट करना, ये टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर इसी चीज़ में यहाँ पे टाइम निकल जाता है। फिर उसके बाद भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करो तो फटाफट डिसलाइक भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा था, जो आइडियोलॉजी होती है जिसकी वो होती है, फिलहाल कोई यहाँ पर हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। तो आइडियोलॉजी वाले भी लोग होते हैं जो कि अपनी आइडियोलॉजी के प्रति काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेटरेट दिखाते हैं दूसरे के प्रति, ठीक है। हेट स्पीच का ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड की, आईपीसी के अंडर में सॉरी, हम लोग को हेट स्पीच काफ़ी देखने को मिलता है, जैसे कि सेक्शन 153A और 153B जो कि आईपीसी का है। यहाँ पर ये बताता है, एक तरीके से पनिश करता है, पनिशमेंट की बात करता है, कोई भी अगर हेट्रेड दिखा रहा है तो उसके खिलाफ यहाँ पे पनिशमेंट है। उसी तरीके से आईपीसी के अंदर सेक्शन 295 है, ये भी डील करता है पनिशिंग एक्ट से, ठीक है। हेट्रेड के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें डील करती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है इसका, हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये है, देखो जैसा इंडिया एक कंट्री है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया एक काफ़ी पॉपुलर, एक तरीके से काफ़ी खूबसूरत कंट्री है यार, मतलब डेमोक्रेसी एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर। अगर कंट्री है यहाँ पर, तो इंडिया अगर हम बात करें तो काफ़ी मैसिव पॉपुलेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हेट स्पीच को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हेट स्पीच आज के टाइम पर सही से डिफ़ाइन नहीं करी गई है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन देना हेट स्पीच को लेकर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ये ज़रूरत है कि हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन लेकर आएँ, जिससे कि यहाँ पर ये दिक्कतें क्रिएट ना हो, क्योंकि हर कोई जो है कुछ भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तो हर कोई जो है अलग डेफिनेशन निकाल कर बैठ जाता है, तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का लास्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है फ्री स्पीच के बारे में। मैंने जैसा बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के बारे में पूरी तरह से बात करी गई है। तो ये रूल्स क्या हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो आईटी रूल्स हैं 2021, ये आप कह सकते हो कि 25 फरवरी 2021 में लाए गए थे, अभी कुछ टाइम पहले। इसमें यह बोला गया था जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जो डिजिटल न्यूज़ या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, आर्ट बायोलॉजी वगैरह वगैरह, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आ जाते हैं। सोशल मीडिया आपको मालूम है, ट्विटर, फेसबुक, ये सब जो है हमारे व्हाट्सअप वगैरह, ये सब सोशल मीडिया में आते हैं। सोशल मीडिया में यहाँ पर क्या बोला गया, जो आई रूल्स हम लेकर आए, हमने ये बोला कि सोशल मीडिया पे जो भी फेक न्यूज़ वगैरह आएगी उसको रेगुलेट किया जाएगा, और सोशल मीडिया कंपनीज जो है उसको रेगुलेट करेंगी। उसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट होता है, तो उसको एक तरीके से कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने बोला है कि ये आईटी रूल्स लेकर आएँ। मतलब कि क्या होगा, पोर्नोग्राफिक कंटेंट ना देखने को मिले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, साथ ही साथ जो फेक न्यूज़ है वो ट्रेंड वगैरह ना हो, अफवाह वगैरह बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें ना देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें, इस वजह से हम लोग आईटी रूल्स को लेकर आए थे। तो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, तो हमने पहला स्टेप ये बोला कि हम लोग फेक न्यूज़ जो है नहीं चाहते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, और उसके लिए हमने बोला आपको पहला ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि सोशल मीडिया कंपनी से बोला, मान लो व्हाट्सएप पे कोई फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड होता जा रहा है, आपको किसी ने फॉरवर्ड किया है, ठीक है, उसको किसी और ने किया होगा, उसको किसी और ने किया होगा, तो यहाँ पे सोशल मीडिया कंपनी से ये बोला गया इस आईटी रूल्स के तहत कि देखो आपको ये बताना है कि पहला ओरिजिनेटर कौन है। अगर ये फेक न्यूज़ अफवाह फैली है तो ये बताओ उसकी जड़ कहाँ है, सबसे पहला बंदा कौन है जिसने अफवाह फैलाई है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेप बोला गया। उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रीवेंस ऑफिसर्स को मेंटेन करने के लिए बात करी गई, यानी कि सोशल मीडिया कंपनीज को अपने ग्रीवेंस ऑफिसर्स बनाने होंगे, यानी कि आप हो, मैं हूँ, हमें कोई कंप्लेंट होती है किसी चीज़ को लेकर, कोई कंटेंट हमें ऐसा लगता है तो हम लोग कंप्लेंट कर सकें। 15 दिन में कंप्लेंट को जो है उसको कंप्लेंट को क्या करा जाए, सुधारा जाए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पे हमने पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए बात करी, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसी जगह आप देख पाओगे कि आपको वहाँ पे सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो बात ये करी गई जो 7 साल वाले हैं, 13 साल वाले हैं, 16 साल वाले, 18 साल वाले, सबको कैटेगराइज कर दो। एडल्ट कौन है, ठीक है, एडल्ट के हिसाब से कंटेंट दो। तो आपको रेगुलेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों का मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बात करी गई थी इन आईटी रूल्स के अंदर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहाँ पे आप देख पाओगे आज के टाइम पर आईटी रूल्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
व्हाट्सएप, फेसबुक इन लोगों ने कुछ फॉलो नहीं किया था। अभी हाल ही में हम लोगों ने बोला कि देखो हम इन सारे ऐप को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक तरीके से हम अपनी कंट्री से निकाल देंगे इन ऐप्स को। अब यहाँ पे वो फेसबुक ने तो बोला चलो हम लोग यहाँ पे कंप्लाई कर लेंगे, देखेंगे, फॉलो करेंगे, एक बार बातचीत कर लेंगे सरकार से। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप ने तो इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया इन IT रूल्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी वो चल रहा है किस्सा, ठीक है। अब ये किस्से जो चल रहे हैं आगे धीरे धीरे आके सॉल्व करे जाएंगे, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने तो ये बोल दिया कि देखो ये प्राइवेसी का डायरेक्टली हनन है, प्राइवेसी का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप हम लोगों से बोल रहे हो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइवेसी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन कर रहे हैं और हमसे ये बोला जा रहा है आप पहले ओरिजिनेटर को ढूंढो, तो इससे तो लोगों की प्राइवेसी को खतरा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारे मुद्दे रखे गए थे। नाउ ये कंप्लीट होता है, यहाँ पर आप देख पाओगे फ्राइडे में एक ये आर्टिकल आता है, इंटरव्यू है, आप इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पर एक वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में आर्टिकल है, हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अब जो है, अब आप कहोगे कि हमारा एक कल के एडिटोरियल रह गए, कल के जो एडिटोरियल है, कल के सिर्फ 2 एडिटोरियल रह गए, ठीक है। एक में बात करी गई है MG नरेगा के बारे में और एक में बात करी गई है लक्षद्वीप अथॉरिटी के बारे में, लक्षद्वीप सेव कैंपेन के बारे में। और जो तीसरा आर्टिकल था वो GST के बारे में था, वो मीटिंग के बारे में बात करी जा रही है। आज वो मीटिंग हो जाएगी तो वो फाइनल हो जाएगा, कल हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, मीटिंग के बारे में सब। अब वो देख पाओगे ना जो आर्टिकल है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लेट हो चुका है तो मैं कल डिस्कस कर लूँगा। आप देख पाओगे मैंने सारे नोट्स तैयार कर रखे हैं, ठीक है। लक्षद्वीप का मैप और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में और जो किस्सा हुआ है आज के टाइम पर, ठीक है, जो अभी बिल आया है उसको लेकर मैंने सारे नोट्स तैयार कर रखे हैं। तो मैं आपको यह कल समझाता हूँ, ठीक है। आज वैसे ही वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, 8:20 हो चुके हैं, काफ़ी मेरा दिमाग भी ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पर मैं कल समझाता हूँ इसको, ओके। नाउ इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना आज यार। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।